ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो मजे में है? यस सर। स्टार्ट करें आज की क्लास? यस सर। ठीक। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन का जो क्लासिफिकेशन है और क्लासेस जिनने पहले नहीं अटेंड करी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटेक्टिव एक्शन और गोल्ड नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका बायवा हो चाहे इंडस्ट्री में आप जाएं, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है और गोल्ड नंबर क्या है। लेकिन ये डायरेक्ट एक तरीके से हमारे सामने एक टर्म है, लेकिन ये टर्म्स क्यों आई हैं इनको समझना जरूरी है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन की, किसकी बात करते हैं? कोलॉइडल डिस्पर्जन। अब कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या है, हमने लास्ट क्लासेस में देखा है। जनरली हम देखें तो इसमें पार्टिकल साइज रेंज लगभग 1 नैनोमीटर से आपका 0.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज रेंज होते हैं, जिसको हम कोलॉइडल डिस्पर्जन बोलते हैं। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन के अलावा कोई और भी डिस्पर्जन होते हैं क्या? हाँ, ट्रू डिस्पर्जन होता है और एक कोर्स डिस्पर्जन होता है। क्लियर? जिसमें इमल्सन एंड सस्पेंशन आते हैं राजा, जिसमें क्या आते हैं? इमल्सन और सस्पेंशन आते हैं। और कोलॉइडल डिस्पर्जन में आपका क्या आ जाता है? जनरली कुछ हम समझेंगे आप कोलॉइडल डिस्पर्जन भी कि हाँ, उसको लॉक कर देना। अब कोलॉइडल डिस्पर्जन के भी कई टाइप होते हैं, ठीक। एक होता है आपका लायोफिलिक, या हम ऐसा बात करें हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। कौन सा कोलॉइड होता है? एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होता है। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की बात करें तो ये जो आपका सॉल्वेंट रहेगा दैट वुड बी वाटर, ठीक। और इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे कोलॉइडल रेंज में जिसकी क्या है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी विद द सॉल्वेंट बहुत अच्छी है। सॉल्वेंट की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत अच्छी है। तो कोलॉइडल का एक टाइप होता है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। एक टाइप क्या होता है? बोलो। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। अब एक सेकंड हमारे पास में होता है एक हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। कौन सा? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपके जो है इनऑर्गेनिक मेटल पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोफिलिक में क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीमरिक कंपाउंड है, जो पॉलीमर्स हैं। तो वो पॉलीमर जो है सॉल्वेंट के साथ में बहुत अच्छे से बाइंड हुए हैं। क्लियर है? यदि कोई चीज इसमें डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मान के चलो इनको खतरा किससे होता है, एक तरीके से समझे तो इलेक्ट्रोलाइट से होता है। किससे होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी आयन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे आयन ज्यादा हो जाए इनमें यदि ऐड कर दें तो ये इनका जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। क्लियर? ये एक प्रॉब्लम होती है कोलॉइडल डिस्पर्जन में। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है इसकी सॉल्वेंट के साथ में क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी है। सॉल्वेंट के साथ में इसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या है? अच्छी है। जैसे कि जेलेटिन हो गया, ठीक है ना, ट्रैगाकैंथ हो गया, अकेसिया हो गया, ये पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर जो वाटर के साथ में अच्छी बाइंडिंग रखते हैं। अब उसी के कंपैरिजन में हम बात करें गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स लें, सिल्वर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लें, चांदी सोना समझ रहे हो ना, आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लें कोलॉइडल रेंज में। यदि हम उसको वाटर में डालेंगे तो क्या वो वाटर के साथ में बाइंड होंगे पार्टिकल्स? नहीं होंगे। वो उसमें जिग-जैग मूवमेंट में मूव करते रहेंगे क्योंकि कोलॉइडल रेंज में है पार्टिकल्स। क्लियर? तो अब ये सॉल्वेंट में है और सॉल्वेंट के साथ में इनकी बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है। अब बताओ कि जो सॉल्वेंट के साथ में अच्छे से बाइंड है वो, और जो सॉल्वेंट के साथ में अच्छे से बाइंड नहीं है, इसमें से अनस्टेबल होने के चांसेस किसके हैं? अनस्टेबल मतलब जो स्थिर ना हो। किसके चांसेस हैं? हाइड्रोफोबिक के, है ना। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपका? जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं। क्लियर? इसमें आपका अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, पॉलीमरिक जो भी कंपाउंड होंगे वो होंगे। अब हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो गई कि एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, एक हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है, ठीक। अब ये जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है, यदि हम इनमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या? इलेक्ट्रोलाइट, या हम इसको बोले इम्प्योरिटी, यदि इसमें ऐड होगी तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं ये? और ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं यदि इनमें और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी आ गई तो। क्लियर? यदि इनमें हल्की फुल्की भी इम्प्योरिटी आ गई तो ये और ज़्यादा क्या होते हैं? वहीं बैठ जाओ बेटा, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये इनके प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमको इनका प्रोटेक्शन जरूरी है कि ये जो अनस्टेबल है कोलॉइड, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म निकल के आई, प्रोटेक्टिव एक्शन।
प्रोटेक्टिव एक्शन किसके लिए, हमको प्रोटेक्ट करना किसको है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को। भाई हमारे सामने तो सीधे टर्म आ गई ना, व्हाट इज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का एग्जाम में आ गया, राइट नोट्स ऑन प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। कोलॉइडल डिस्पर्जन का प्रोटेक्टिव एक्शन है क्या, तो भाई हमें पता भी तो चले प्रोटेक्ट करना किसको है और करेगा कौन। तो जो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है, यदि आपको ये बताना है कि ये जो है यदि इनमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयोनिक कोई मॉलिक्यूल या इम्प्योरिटी इनमें किसी भी कारण से ऐड ऑन होती है तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए फर्स्ट। अब इसकी अनस्टेबिलिटी जो है हमको इसको स्टेबल बनाना है, क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो हम इसको कैसे स्टेबल बनाएंगे, किसी तरीके के प्रोटेक्शन से, किसी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे तब बनाएंगे ना हम इसको। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की। किसकी मदद लेते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की। तो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है यही तो अब हमको बताना है। ये तो हमको समझ में आ गया कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, और फिर हमको ये भी समझना है गोल्ड नंबर कहाँ से आ गया, गोल्ड नंबर कहाँ से आ गया, ये चीज़ भी हमको समझना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुआ कि प्रोटेक्टिव एक्शन वर्ड क्यों है। या तो ऐसा भी पूछा जाता है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड का प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है, या आपको हाइड्रोफोबिक कोलॉइड जो है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड से आप क्या करेंगे। हाँ, तो ये जो प्रोटेक्टिव एक्शन है ये किसके लिए टर्म दी गई है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। तो आपको ये बताना है कि जो आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होते हैं, है ना, वो इम्प्योरिटी या इलेक्ट्रोलाइट के कारण अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हम इसमें जो है हाइड्रोफिलिक कोलॉइड को ऐड करते हैं टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड and to make the stable of hydrophobic colloid. This is called the protective action of hydrophilic colloid. Hydrophilic colloid की डिफाइन कैसे करेंगे हम प्रोटेक्टिव एक्शन। जो आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड हैं दे आर अनस्टेबल, क्या है वो, अनस्टेबल हैं। टू मेक देम स्टेबल, उनको स्टेबल बनाने के लिए वी ऐड, उसमें क्या ऐड करते हैं हम, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। इस एक्शन को, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड के इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। अब इसमें आपको दो तीन चीजें और सीखनी पड़ेंगी। एग्जाम में आपको आ गया सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन, ठीक है ना, कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो सेंसिटाइजेशन और कोलॉइडल एक्शन है क्या है, इसको समझते हैं हम। सेंसिटाइजेशन को समझते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे क्या है, आपका हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, जो डायग्राम है उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर देना। आपका ये कौन सा है, ये एक कंडीशन एक समझ में आ गई, ये वाली कहानी क्लियर हो गई, इसको साफ कर दें। तो प्रोटेक्टिव एक्शन कौन दिखा रहा है, थोड़ा लाउड बोलें, कौन, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से। अभी देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। हाइड्रोफोबिक कोलॉइड पर इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेम आंसर होगा कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो होता क्या है इसको अब हम समझते हैं। जनरली कंडीशंस आपको यहां पर बतानी कि ये आपके क्या है, ये हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है, कंडीशन 1। अब यदि हम इसमें स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करना है हमें इसमें, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड को ऐड कर देते हैं। जनरली क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंडीशन ये है स्मॉल अमाउंट में यदि हम ऐड करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो
बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड करने के बाद में यदि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो बहुत तेजी से ये कोएगुलेट हो जाते हैं। किसके पार्टिकल? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड के। बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें मालूम है कि हम प्रोटेक्टिव एक्शन होता है किनका? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड का। लेकिन एक कंडीशन आपको और बतानी है, यदि हम हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड को ऐड करते हैं और इसके बाद में यदि उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी कहीं से उसमें ऐड हो गई, तो ये और तेजी से कोएगुलेट होते हैं। क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट होना मतलब कि इकट्ठा हो जाना पार्टिकल्स। और ये क्या हो गया आपका कोलॉइडल डिस्पर्जन। हम ये चाहते हैं क्या कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है वो अनस्टेबल हो, लेकिन ये हाइड्रोफिलिक के स्मॉल अमाउंट के ऐड होने से और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट के ऐड होने से वो कोएगुलेट हुए। तो ये जो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड ऐड किया है, ये प्रोसेस कहलाती है सेंसिटाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। ये क्या कहलाता है? सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या समझ में आया? यदि हम हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड ऐड कर देते हैं तो ये और सेंसिटिव बना देता है हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को। अब इसमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा तो ये और जल्दी कोएगुलेट हो जाएगा। क्लियर? एक पॉइंट हम ये पढ़ रहे थे कि ये प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसी का एक दूसरा हम पॉइंट देख रहे हैं, यदि स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसमें। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब सेकंड कंडीशन, यदि हम इसमें लार्ज अमाउंट में ऐड करते हैं, किसको? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की लार्ज क्वांटिटी ऐड करते हैं। अब यदि लार्ज क्वांटिटी ऐड हमने इसमें कर दी, किसमें? आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में, और अब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट या आयन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो अब आपके जो हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल डिस्पर्जन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब वो स्टेबल कोलॉइड बना लेगा, हाइड्रोफोबिक। अब क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हाइड्रोफोबिक कोलॉइड ने क्या किया? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड ने क्या किया? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट कर दिया। अभी किया ना, यहां पर सेंसिटाइज कर दिया था। तो सेंसिटाइजेशन में आपको क्या बताना है? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज एडेड टू द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, it sensitize the hydrophobic colloid. Even in a small amount of electrolyte when is added, it get coagulated. But when the large amount of condition second, एग्जाम में ऐसे ही बताना आपको अलग अलग। when large amount of hydrophilic colloid is added, hydrophilic colloid क्या है? These are the polymeric colloidal dispersion of polymers like gelatin, acacia, tragacanth। ठीक है ना? और हाइड्रोफोबिक कोलॉइड क्या है? ऐसा ध्यान में रखो, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स है कोलॉइडल रेंज के, सिल्वर के छोटे पार्टिकल्स हैं, आयरन के छोटे पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल रेंज के, वो अनस्टेबल हो रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोफिलिक ऐड कर दिया तो सेंसिटाइज भी हो रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड हो गया तो कोएगुलेट हो गए। क्लियर? लेकिन यदि हमने हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की लार्ज क्वांटिटी ऐड कर दी तो ये क्या करता है? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड क्या करता है? स्टेबल कोलॉइड हो जाता है। इवन जब इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड करते हैं तो भी वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ना कोएगुलेट होता है। तो ये जो आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की लार्ज क्वांटिटी ने किया, आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को प्रेसिपिटेट होने से, कोएगुलेट होने से बचा लिया। दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। यहां तक क्लियर हुआ? यदि प्रोटेक्टिव एक्शन पूछा जाता है या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है तो हम बता देंगे। अब सेकंड आता है कि मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के ऊपर इसने जो है आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट किया। एक पॉइंट हमने बता दिया, कंडीशन स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट। किन दो चीजों को हमको ध्यान में रख के पूरा डिस्क्रिप्शन देना है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड एंड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। किन दो चीजों को ध्यान में रख के देना है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड एंड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। प्रॉब्लम किस में आती है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। अब पूरी क्लियर कहानी हुई दिमाग में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म पर ये काम करते हैं। पहले हमने ये बताया कि प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है, सेकंड हमने बताया पूरी उसकी थ्योरी बता दी कि कैसे काम कर रहा है, कंडीशंस बता दी, तीसरा हम बता रहे हैं मैकेनिज्म। तो दो तरीके के मैकेनिज्म होता है, एक स्टीयरिक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म?
स्टेरिक का जनरली मतलब होता है स्पेस। स्टेरिक से क्या समझते हैं आप? स्पेस। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म है जिससे ये आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड क्या करता है, आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करता है। अब इसको भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, स्टेरिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पहले जब आपका हाइड्रोफोबिक कोलॉइड था, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब हम इनमें अपोजिट चार्ज के आयन ऐड करते हैं तो वो इंटरेक्ट करके कोएगुलेट कर लेता है। तो वो क्या है, डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर रहा है आपका चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है ना, स्पेस उसको मिल रहा है। लेकिन जब इसमें प्रोटेक्टिव लेयर बन गई तो अब क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। जो स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो स्टेरिक प्रोटेक्शन मिल गया उसको। तो स्टेरिक प्रोटेक्शन के कारण एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या, पहले जो आपके चार्ज पार्टिकल्स थे, जैसे गोल्ड है या कोई और पार्टिकल है, वो उनमें चार्ज पार्टिकल है, वो कोलॉइडल डिस्पर्जन की, ठीक। अब सेकेंड इनमें कंडीशन क्या हो गई, हमने इनके ऊपर लेयर चढ़ा दी, किसकी, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की लेयर चढ़ा दी, तो उसको बंद कर दो। हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की जब इनके ऊपर लेयर चढ़ गई तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, रिपल्सन होगा, तो पार्टिकल कोएगुलेट भी नहीं होंगे, पास नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो आपस में एक दूसरे को, या स्ट्रांगली रिपल्सन भी नहीं करेंगे वो, उनमें एक तरीके का मॉडरेट रिपल्सन फोर्स जनरेट हो जाता है। तो इसको भी हम इसको पढ़ेंगे भी डीएलवीओ थ्योरी के कॉन्सेप्ट में। डीएलवीओ थ्योरी है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड, कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है वो कैसे आपके पार्टिकल्स को कोएगुलेट नहीं होने देता है ना, और कैसे रीडिस्पर्स करता है। ये कॉन्सेप्ट सस्पेंशन में हम पढ़ते हैं। तो दो रीज़न है, कौन से दो रीज़न है, स्पेस रिलेटेड स्टेरिक याद नहीं आता है तो स्पेस रिलेटेड मैकेनिज्म, और दूसरा चार्ज रिलेटेड मैकेनिज्म बोल सकते हो। चार्ज में क्या होगा कि वो उनमें रिपल्सन फोर्स आ जाता है जिससे पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होते। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर गोल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, किस चीज़ का, ये गोल्ड नंबर क्या है, इसको समझते हैं अब, ठीक। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर क्यों दिया गया है, टर्म किसको दिया गया है, कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, अब अच्छा, प्रोटेक्टिव एक्शन तो समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट भी समझ में आ गया, और हाइड्रोफिलिक कोलॉइड का भी इफेक्ट समझ में आ गया। तो अब देखो हम समझते हैं गोल्ड नंबर क्या है। गोल्ड नंबर, अब हमको ये पता लगाना है, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन आप चीज़ों को समझो। अब हमको ये पता लगाना है कि जो आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है एक, और आपके हाइड्रोफोबिक कोलॉइड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, एक रिजल्ट पे पहुंचना है कि भाई ये जो आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है इसकी कितनी क्वांटिटी जो है, हमको एक निश्चित क्वांटिटी पर तो पहुंचना होगा ना। जैसे आप टैबलेट खाते हैं, अलग अलग फीवर में, अलग अलग डिसीज़ में, अलग अलग एज के लिए एक टैबलेट होती है रिक्वायर्ड, उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। तो क्या हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की कितनों भी क्वांटिटी हम ऐड कर दें, या कितनी कम कितनी ज़्यादा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमको निकालनी पड़ेगी ना। जैसे हाइड्रोकोलॉइड है आपका जिलेटिन का बना है, ठीक है ना, एक आपका अकेसिया का है और एक ट्रैगाकैंथ का है। तो मैंने बोला आपसे कि इनकी कितनी क्वांटिटी ऐड करोगे कि वो जो प्रॉब्लम हो रही थी कोएगुलेशन की वो ना हो, कैसे पता लगाओगे? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो गोल्ड नंबर क्या बताता है, गोल्ड नंबर जैसे हमने HLV वैल्यू में पढ़ते हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो होता है वो सर्फेक्टेंट की टाइप एंड क्वांटिटी को बताता है। तो गोल्ड नंबर जब भी आपके दिमाग में आए, ये क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड को बताता है। गोल्ड नंबर मतलब क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। कंफ्यूजन हो जाता कई बार बोलने में, है ना।
तो क्या है आपका, किस चीज को बताता गोल्ड नंबर, बताओ? क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड की क्वांटिटी टू प्रिवेंट हाइड्रोफोबिक कोलॉइड की कोएगुलेट ना हो। तो ये कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कैसे? तो हमें हाइड्रोफोबिक कोलॉइड तो चाहिए ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को, गोल्ड नंबर को निकालने के लिए हम गोल्ड का हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल डिस्पर्जन ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? गोल्ड का। एक हमने ले लिया, उससे हम स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करना है इस एक्सपेरिमेंट को, इसको समझते हैं। तो हमारे पास में 10 ml है गोल्ड का कोलॉइडल डिस्पर्जन, ठीक है ना। और हमारे पास में ये है जिलेटिन, अकेसिया, ट्रैगाकैन, 3 तरीके के हमारे पास में कोलॉइडल डिस्पर्जन है। किसके? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड के। तो कितनी क्वांटिटी लगेगी इस गोल्ड के कोलॉइडल डिस्पर्जन को कि ये प्रॉब्लम ना हो इसमें? तो प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही थी, ये क्या हो रहे थे? कोएगुलेट हो रहे थे। खुद से हो रहे थे क्या? नहीं, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे। क्या ऐड कर रहे थे? इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका हम अलग से सॉल्यूशन बनाएंगे। 10% NaCl सॉल्यूशन। कितना परसेंट? 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना? 1 ml। अब हमने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए जाते हैं हाइड्रोफोबिक कोलॉइड में, तो वो क्या होने लगते हैं? प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। तो ये क्या होने लगेगा? कोएगुलेट होने लगेगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा। और फिर कौन हीरो आएगा इसको बचाने के लिए? तो कितना आएगा, ये अब हमको निकालना है। तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में निकलता है? वेट इन ग्राम। ये किस में निकलता है? वेट इन ग्राम। तो इसको क्वांटिटी दे दी जाती है कि 10 ml के कोलॉइडल डिस्पर्जन में, कौन सा? हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल डिस्पर्जन में जब हम 1 ml NaCl ऐड करते हैं, तो ये पहले क्या होता है? रेड इन कलर होता है। क्या होता है? ये रेड कलर का डिस्पर्जन हमको दिखता है। और जब ये कोएगुलेट हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, जब इसमें NaCl ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा? कोएगुलेट होगा। तो कोएगुलेट होगा तो ये वायलेट कलर का कलर दिखाएगा हमको। कैसा दिखाएगा? वायलेट कलर का कलर दिखाएगा। अब हम इसमें यदि ऐड कर देते हैं आपका हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, तो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड एक्शन मोड में आ जाएगा। वो क्या करेगा? जो ये प्रेसिपिटेट कर रहा है, ये उस कोएगुलेशन को रोकेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटेक्टिव एक्शन है। ये इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड रिक्वायर्ड हुआ टू प्रिवेंट, ठीक है ना। कई बार ऐसा आता है, टू गेट द कलर चेंज फ्रॉम रेड टू द वायलेट, रेड से वायलेट कलर को चेंज होने को रोकने के लिए कितना हाइड्रोफिलिक कोलॉइड रिक्वायर्ड हुआ, उसको हम उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। तो गोल्ड नंबर गोल्ड से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि हम इसमें गोल्ड का कोलॉइडल डिस्पर्जन ले रहे हैं हाइड्रोफोबिक एज अ स्टैंडर्ड 10 ml, ठीक है ना। और गोल्ड नंबर किसको दिया गया है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड को। चीजें क्लियर हुई दिमाग में? गोल्ड नंबर क्लियर हुआ? कोई किसी को कुछ डाउट? अब इसमें हम देखते हैं कि जिलेटिन, अकेसिया और ट्रैगाकैन का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, इनकी वैल्यू क्या है। तो इसको लिख लें। जिलेटिन का रिक्वायर्ड होता है 0.005 टू 0.01, ये वैल्यू है जिलेटिन के गोल्ड नंबर की वैल्यू, ठीक है ना। और फिर उसमें ट्रैगाकैन में लिखना 0.1 टू 0.2, 0.1 टू 0.2, और फिर ट्रैगाकैन में लिखना 2। मतलब सबसे ज्यादा किसको ऐड करना पड़ रहा है प्रिवेंट करने के लिए 10 ml के सॉल्यूशन को? 1 ml के NaCl के कारण जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा किसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो रही है? ट्रैगाकैन की। और सबसे कम किसकी? तो बेस्ट प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा है इनमें? जिलेटिन, अकेसिया, ट्रैगाकैन। कौन सा? क्यों? क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में भी आपका जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको रोक दे रहा है। अब चीजें क्लियर हुई, गोल्ड नंबर क्लियर हुआ। तो इसमें कितने क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में? एक, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। दूसरा आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। तीसरा, व्हाट इज गोल्ड नंबर। चौथा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कोलॉइड क्या होते हैं। चीजें क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट तो नहीं?
ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ हाँ